नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा जो पिछली क्लासों में हम कर रहे थे, राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक की चर्चा कर रहे थे और हम इस टॉपिक के लगभग अंतिम दौर में हैं। पिछली 8-10 क्लासों में हमने चर्चा इस बात की थी कि किस तरीके से राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी, उसकी चुनाव कैसे होता है, उसका निर्वाचक मंडल क्या है, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसको हटा कैसे सकते हैं, महाभियोग कैसे लगेगा, इसके अलावा उसको शपथ कैसे लेगा। वो सारी की सारी परिस्थितियाँ, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। और राष्ट्रपति के पहले फेज़ में ये सब कुछ था। राष्ट्रपति के टॉपिक के दूसरे फेज़ में हमने राष्ट्रपति की पावर्स, उसकी शक्तियाँ और उसके अधिकार, उसके कार्य, उनकी हमने चर्चा की थी। और इस चर्चा में हम पढ़ चुके थे कि राष्ट्रपति की शक्तियों में एक तो है उसकी सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिसमें कि उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हमने पढ़ी कि वो किन किन पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है, किस तरीके से कुछ पदाधिकारियों को हटा सकता है। और उसके बाद में दूसरी उसकी हमने विधायी शक्ति पढ़ी और विधायी शक्ति में हमने पढ़ा कि कानून को बनाने से संबंधित और संसद से रिलेटेड उसकी पावर्स क्या क्या है। वो उसकी विधायी शक्ति में बहुत सारी शक्तियाँ हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने उसकी न्यायिक शक्तियों में हमने उसकी क्षमादान की शक्तियाँ और परामर्श लेने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से है, आर्टिकल 143, उसकी हमने चर्चा की। उसकी वित्तीय अधिकार हमने पढ़े, वो सारी हमने चर्चा समेट ली थी। इसके बाद में उसकी शक्तियों के दूसरे चरण में हमने उसकी आपातकालीन शक्तियों की क्लास हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कैसे होगी, क्या होगी, और भारत का राष्ट्रपति किस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में उसके पावर्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे वो आपातकाल लगेगा। तो राष्ट्रपति के इस टॉपिक में एक तरीके से आप आपातकाल को भी बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से पढ़ें। निश्चित तौर पे हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समेट लेंगे। आपातकालीन शक्तियों में एक प्रकार का आपातकाल हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रीय आपातकाल, और इसके हम दूसरे चरण में हम पढ़ते हैं कि दूसरे प्रकार का आपातकाल, जिसे आप आर्टिकल 356 जिसको कहते हैं, और जिसको मोटे मोटे तौर पे अगर हम उसको कहें तो राष्ट्रपति शासन उसका फेमस नाम है। उसको ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं हम। हालांकि ये बात अलग है कि इस शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। कहीं भी आर्टिकल 356 के लिए राष्ट्रपति शासन शब्द का यूज़ वो नहीं किया गया है। तो हम देखें, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दूसरे प्रकार के आपातकाल की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और वो है किसी राज्य के का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उद्घोषणा। और ये जो आर्टिकल कौन सा रहेगा इसमें, वो आप जानते हैं, आर्टिकल 356। 352 आपने पहले पढ़ ही लिया था। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखें, चलिए, पहले प्रकार के आपातकाल से जो आर्टिकल 352 था उसके साथ हम उसकी तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। आर्टिकल 352 का एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और हम इसको भी उसके साथ कंपेरेटिवली जब अटैच करके पढ़ेंगे तो आप दोनों में तुलना कर पाएंगे। आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो पाएगा कि किस तरीके से आर्टिकल 352 की स्थितियाँ क्या होती हैं और 356 की स्थितियाँ क्या होती हैं। तो हम इसको अगर पढ़ना शुरू करें तो आप समझिए, पहली बात तो ये कि इसको मोटे तौर पे सामान्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस शब्दावली का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 352 के लिए हम राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का यूज़ करते हैं, हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का यूज़ वो संविधान में कहीं नहीं किया गया। तो वो ठीक वैसे ही राष्ट्रपति शासन, इसे लोकप्रिय इसका नाम जो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है वो राष्ट्रपति शासन है। समझिए इसे आपकी कैसे कैसे लगता है, तो ठीक वैसी ही परिस्थितियां हैं। हम उन्हीं बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे जो बिंदु हमने आर्टिकल 352 में किए थे। तो पहला बिंदु जो हमने उसमें पढ़ा था पहले, वो हमने पढ़ा था उद्घोषणा। तो इसका भी पहला जो बिंदु होगा वो होगा उद्घोषणा।
हमने आर्टिकल 352 में पढ़ा था कि किस तरीके से उद्घोषणा कैसे कैसे लगेगी और किन किन परिस्थितियों में क्यों 352 का यूज़ किया जा सकता है। तो 356 को भी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से 356 की उद्घोषणा वो की जा सकती है, कौन सी परिस्थितियों में इसका यूज़ किया जाएगा। देखिए, यदि जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में, तो राष्ट्रपति को यदि इस बात का आभास हो, ये पता लगे, ये समाधान हो, और ये समाधान कैसे होगा, ये समाधान मोटे तौर पे तो ये संविधान में लिखा भी है कि किसी राज्यपाल के, उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल के माध्यम से ही, कोई अन्य तरीक़ों से भी ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से यदि राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो, इस बात का पता चले या समाधान हो कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। यदि उसे ऐसा लगता है तो वह आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा वो कर सकता है। और यदि वो राष्ट्रपति शासन की ऐसी उद्घोषणा करेगा, 356 का यूज़ करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस राज्य में 356 एक्टिवेट हो जाता है और राष्ट्रपति शासन वो लग जाता है। यहाँ ध्यान रखें इस बात को कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती कि नहीं की जा सकती, इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते कि नहीं दे सकते। तो इस बारे में संविधान में कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था, लेकिन 1994 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, SR बोम्बईवाद। हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। SR बोम्बईवाद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इस बारे में अपना निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में आर्टिकल 356 के बारे में वैसे तो इसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस बेस पे इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि किन कारणों से ये 356 यूज़ किया गया। वास्तव में 356 यूज़ किए जाने के तथ्य वो उस समय मौजूद थे या नहीं थे। मतलब ये कि कारणों के आधार पे, तथ्यों की जांच के आधार पे कि वास्तव में 356 को यूज़ किए जाने की परिस्थितियां उस राज्य में ऐसी हो गई थी या नहीं थी, उन कारणों की जांच के आधार पे उस राज्य में लगे उस राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा, कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है। तो इस आधार पे उसकी न्यायिक समीक्षा, तथ्यों की जांच के आधार पे इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक बात और आप ध्यान रखें इस बारे में कि असल में 352 में हमने एक बात पढ़ी थी कि 352 का यूज़ वो आशंका के आधार पर भी किया जा सकता है। 3 परिस्थितियां हमने वहाँ पढ़ी थी कि युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इन स्थितियों में 352 का यूज़ किया जाता है। और देखिए कंपेरेटिवली हम पढ़ रहे हैं, तीनों को हम साथ रख रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, 360 को भी कंपेरेटिवली पढ़ेंगे जब हम 360 की चर्चा करेंगे। तो हमने वहाँ पढ़ा कि आशंका के आधार पर भी 352 का यूज़ किया जा सकता है, उद्घोषणा की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें इस बात को खासतौर से, और SR बोम्बईवाद में तो खासतौर से इस बात को कहा गया, निर्णय में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 356 का यूज़ आशंका के आधार पे बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखें, 352 का यूज़ आशंका के आधार पे किया जा सकता है, 356 का यूज़ आशंका के आधार पे किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। इसका यूज़ केवल और केवल तभी किया जाएगा जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र वास्तव में विफल हो चुका हो। ऐसा नहीं कि विफल होने की स्थिति में है, आशंका है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने वाला है, उसकी आशंका है, उस बेस पे 356 का यूज़ किया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। जब हो जाएगा तब उसका यूज़ किया जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग होने की संभावनाएं वो बहुत ज़्यादा होती है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे आगे कि कैसे कैसे इसका दुरुपयोग भी किया गया, और उन्हीं दुरुपयोगों के मद्देनज़र आगे सुप्रीम कोर्ट ने फिर SR बोम्बईवाद में उसकी गाइडलाइन जारी की कि कौन कौन सी परिस्थितियों में 356 का यूज़ किया जा सकता है और कौन सी परिस्थितियों में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो देखिए, तथ्यों के आधार पर इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और आशंका के आधार पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, जबकि 352 का यूज़ किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। एक खास बात और भी ध्यान रखें कि
आर्टिकल 356 के अलावा भी एक आर्टिकल और है जिसके आधार पे राष्ट्रपति शासन का उपयोग यूज किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर, उसके बेस पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का यूज किया जा सकता है। आप चूंकि 356 को ही पढ़ने के अभ्यस्त हैं, इसके साथ उसी आर्टिकल को आपने जोड़ा हुआ है, तो आप उसी को ढूंढते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर आर्टिकल 356 नहीं है तो फिर एक और ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके बेस पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, एक आर्टिकल और भी है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 356 के अलावा एक आर्टिकल जो और है वो है अनुच्छेद 365। आर्टिकल 365, इसके आधार पर भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, आर्टिकल 365 में क्या लिखा है ऐसा, तो देखिए मैं थोड़ी भाषा इसकी स्पष्ट कर देता हूं आपके सामने। आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना न करे तो इस आधार पे यह माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। ध्यान से समझना इसको फिर से। आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना न करे तो यह माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। और किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने का सीधा सा मतलब क्या होता है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने का सीधा मतलब है कि आर्टिकल 356 का यूज किया जाना। तो 365 एक पर्याप्त आधार है राष्ट्रपति शासन का यूज किए जाने के लिए। तो ये उद्घोषणा है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना, मतलब 356 का यूज किया जा सकता है। अगर हम इसको व्यवहारिक स्थिति की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी मोटे तौर पे परिस्थितियां आ जाती हैं जब 356 का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें, एक तो जैसे मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और एक ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी एक पार्टी को, किसी एक दल को या किसी एक गठबंधन को और सरकार बनाने के लिए आप एक असमंजस में है राज्यपाल कि कौन से दल को सरकार बनाने के लिए और वो आमंत्रित किया जाए। तो वो ऐसी परिस्थिति है, कोई भी एक दल बहुमत स्पष्ट, एक गठबंधन बहुमत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस स्थिति में 356 का यूज किया जा सकता है, क्योंकि संवैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। किसी दल या गठबंधन को बहुमत होगा वही तो सरकार बनाएगा, जब ऐसा नहीं है तो जब तक ऐसी स्थिति स्पष्ट न हो तब तक राष्ट्रीय शासन का यूज किया जाए। तो ऐसा वो किया जा सकता है, ये स्थितियां बन जाती हैं फिर ऐसी, ठीक है। तो वो कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जब 356 का वो यूज किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि दल बदल मान लीजिए इतना ज़्यादा बड़े स्तर पे हुआ कि फिर बाद में सरकार गिरने की स्थिति में आ गई, लेकिन फिर दूसरी सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। तो वो जब स्थितियाँ ऐसी आई तो फिर बाद में उस स्थिति से निपटने के लिए 356 का यूज़ वो किया जा सकता है। तो वो कई चीज़ें हैं, ध्यान रखें आप। इसके अलावा पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, संसद द्वारा अनुमोदन, वो हमने 352 में भी पढ़ा था, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले आप थोड़ा सा लिखें, हेडिंग डालिए आप, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उद्घोषणा, अनुच्छेद 356 लिखें। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उद्घोषणा, अनुच्छेद 356। लिखें इसमें, इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए लिखें आगे, लिखें उद्घोषणा। ये पहला बिंदु है, जैसा 352 में हमने लिखा था, 356 में भी उन्हीं बिंदुओं के आधार पे लिखें। पहला उद्घोषणा, लिखें इसमें
लिखें, यदि किसी राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, अर्थात वहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, या संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना संभव नहीं है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है, लिखें अगली पंक्ति में लिखें, ऐसी उद्घोषणा आशंका के आधार पर नहीं की जा सकती। अगली पंक्ति में लिखें, ऐसी उद्घोषणा आशंका के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियां हो जाने की स्थिति में ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, इस उद्घोषणा की तथ्यों के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तथ्यों के आधार पर का मतलब कि उन तथ्यों की जांच करना कि वास्तव में ऐसा ये जो आपातकाल लगाया जाना वास्तव में तथ्यों के आधार पर था कि नहीं था। चलिए फिर अगली पंक्ति में लिखें, अनुच्छेद 365 के आधार पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लिखिए अगली पंक्ति में अनुच्छेद 365 की भाषा में स्पष्ट रूप से वैसे की वैसे लिखा देता हूं। लिखिए अनुच्छेद 365 डैश करके आगे लिखें, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना न करे, तो यह माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, ठीक है। तो ये उसकी उद्घोषणा की स्थिति है। चलिए अगले बिंदु में समझिए, आगे हम दूसरा बिंदु लेते हैं और उसमें समझते हैं कि इसको संसद द्वारा अनुमोदन,
संसद द्वारा अनुमोदन। देखिए, अच्छा, एक उद्घोषणा में एक लाइन और लिखनी है आपको। इससे पहले एक लाइन मैं बताना भूल गया उसमें, उसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसमें ध्यान रखिए एक बात और भी कि ऐसी उद्घोषणा जो आर्टिकल 352 में आपने पढ़ा था कि ऐसी उद्घोषणा एक समय की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। इसमें ध्यान रखिए कि ऐसी उद्घोषणा कितने समय के लिए अवधि के लिए प्रभावी रहेंगी? 2 माह की अवधि तक ऐसी उद्घोषणा प्रभावी रहेंगी। तो एक लाइन और यहाँ पे लिख लीजिए एक बात और कि ऐसी उद्घोषणा 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहती है। प्रवर्तन में रहने का मतलब जारी रहती है। 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहती है। ऐसी उद्घोषणा 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहती है। ये 2 माह और 1 माह की क्या स्थिति है हम समझते हैं आगे। देखें, राष्ट्रपति को ऐसा लगा, मान लीजिए कि किसी राज्य में वास्तव में ऐसी स्थितियां हैं कि वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, उसने यहाँ उद्घोषणा कर दी, आर्टिकल 356 की उद्घोषणा की, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। और लगा कितने समय तक के लिए? लगा मान लीजिए 2 माह तक के लिए यहाँ पे लग गया। ये 2 माह की अवधि के लिए लग गया, ये 2 माह है, जबकि आर्टिकल 352 में ये अवधि 1 माह थी। समझना, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे इस 2 माह की अवधि में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यदि दोनों सदनों ने इसका अनुमोदन कर दिया, और अनुमोदन आप जानते हैं कौन से बहुमत से होगा? आपको अगर 352 याद है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि वहाँ अनुमोदन था वो मूल संविधान में तो साधारण बहुमत से था। मूल संविधान में 352, 356 और 360 तीनों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता थी। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, और आर्टिकल 352 के अनुमोदन के लिए संसद के विशेष बहुमत का प्रावधान कर दिया। लेकिन आर्टिकल 356 और 360 के लिए वही मूल संविधान वाले प्रावधान लागू हैं, उसमें चेंजेस नहीं किए गए। तो इसे जो अनुमोदन चाहिए यहाँ संसद का, वो कौन से बहुमत से चाहिए? बहुत विशेष ध्यान रखना, साधारण बहुमत से। तो यहाँ देखिए अंतर आया है 352 में और 356 में। 352 का अनुमोदन विशेष बहुमत से होता है, जबकि 356 का बहुमत और 360 का बहुमत साधारण बहुमत से होता है। 352 में ये अवधि 2 माह थी मूल संविधान में, 352, 356, 360 तीनों के लिए 2 माह की अवधि थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 352 के लिए ये अवधि 1 माह कर दी, जबकि 356 और 360 के लिए अभी भी ये अवधि 2 माह है। ये ध्यान रखना, अंतर है ये 352 में और 356 में। तो ये 2 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदनों ने अपने साधारण बहुमत से यदि इसे अनुमोदित कर दिया, तो ऐसी उद्घोषणा कितने समय के लिए बढ़ जाएगी? तो बहुत विशेष ध्यान रखें इस बात को भी, ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसी उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाएगी। आपके लिए ये विशेष इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 352 में भी आपने पढ़ा था कि ये 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ जो 6 माह की अवधि के लिए बढ़ती है वो अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि गिनी जाएगी। अनुमोदन जहाँ से करेंगे वहाँ से 6 माह होगा। लेकिन आर्टिकल 356 में थोड़ा सा अलग है, यहाँ 6 माह की अवधि गिनी जाएगी, ये उद्घोषणा की तिथि से गिनी जाएगी। उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ेगी, ये 2 माह की अवधि इसमें काउंट होगी। ये विशेष ध्यान रखनी है बात। तो यहाँ पे उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए ये बढ़ जाएगी। अब इस 6 माह की समाप्ति से पहले यदि इसे पुनः संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ऐसी उद्घोषणा पुनः बढ़ जाएगी 6 माह की अवधि के लिए। लेकिन अब की बार जो 6 माह की अवधि काउंट होगी वो यहाँ अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाएगी। फिर से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ेगी, लेकिन अब की बार ये अनुमोदन की तिथि से 6 माह की, पहली बार होगा वो उद्घोषणा की तिथि से, जबकि दूसरी बार ये होगा वो अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से यदि संसद के दोनों सदन प्रति 6 माह से इसे अनुमोदित करते रहें, तो ऐसी उद्घोषणा अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ सकती है? आर्टिकल 352 को भी याद करना आप। असल में 356 में ऐसी स्थिति है कि ऐसी प्रति 6 माह से अनुमोदन करते रहें, तो ऐसी उद्घोषणा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ जाती है। जबकि 352 को 6 माह से यदि संसद अनुमोदित करते रहें तो कितने भी लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसे अधिकतम 3 साल।
लेकिन इसके बारे में एक और संविधान संशोधन किया जाता है और इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया, वो ध्यान रखें आप, कि इसमें ये किया गया कि 3 साल से ज़्यादा इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये तो ठीक है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा यदि इसे जारी रखना है, 2 बार इसको कर दिया अनुमोदन, ठीक है ना, इस 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक यदि इसे जारी रखना है तो फिर 2 स्थितियां होनी ज़रूरी हैं। उन 2 कारणों में से किसी एक कारण के होने पर ही इसे 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। यदि दोनों में से कोई कारण नहीं है तो अधिकतम 1 साल, लेकिन यदि दोनों में से कोई एक कारण है तो इसे अधिकतम 6 माह से अनुमोदित करते रहें, और दोनों में से कोई एक कारण आता रहा तो अधिकतम 3 साल। ठीक है, तो वो 2 कारण कौन से हैं जिनका माध्यम से इसे 1 वर्ष से अधिक समय तक भी जारी रखा जा सकता है? उसमें एक तो यह है कि यदि उस समय देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ये देश में है, देश के किसी हिस्से में, और दूसरा यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस समय उस राज्य में चुनाव कराए जाने पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे तो फिर उसे इन दोनों में से किसी एक बेस पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक समय तक उसे जारी रखा जा सकता है। और प्रति 6 माह से यदि इन दोनों में से एक कारण से ऐसा होता रहा तो उसे 6 माह से अधिकतम 3 साल तक, मतलब ये कि 3 साल से ज़्यादा तो किसी राज्य में इसे लागू रखा ही नहीं जा सकता, लेकिन 1 साल से ज़्यादा रखना है तो इन दोनों में से कोई एक कारण होना चाहिए। ये प्रावधान वो भारत के संविधान में आर्टिकल 356 में है, अधिकतम 3 साल का प्रावधान है, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक बार ऐसी परिस्थिति हुई कि हुआ क्या कि 11 मई, ध्यान से समझना इस बात को, 1987 को पंजाब में ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी। पंजाब में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 1988 आया, 1 साल हो गया, और चुनाव आयोग ने यह प्रमाणित किया कि वहाँ चुनाव कराया जाना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो असल में 6 माह की और अवधि संसद ने अनुमोदित कर दिया, 1.5 साल हो गया। फिर 6 माह की अवधि की समाप्ति में फिर से इसने किया, 6 माह से ऐसा प्रमाणित करता रहा कि चुनाव कराए जाने संभव नहीं है, तो अधिकतम 3 साल गुजर गए। 1990 आ गया, लेकिन 1990 में भी ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं कि चुनाव कराए जा सके पंजाब में, क्योंकि संविधान 3 साल से ज़्यादा की अनुमति देता ही नहीं है। और जब वो अनुमति देता ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब अगर 3 साल से ज़्यादा इसे लागू रखना है, लागू रखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति का मतलब तो ये संविधान का उल्लंघन हो गया, और संविधान के विरुद्ध हम जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि संसद ने एक फिर संविधान संशोधन किया, खास तौर से पंजाब के लिए, और संविधान संशोधन किया 64वां संविधान संशोधन 1990। और ये 64वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो 3 साल की अवधि थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 3.5 साल कर दिया, 3.5 वर्ष। लेकिन ये केवल पंजाब के बारे में था, ये ध्यान रखना है। और पंजाब के बारे में भी 1987 से 3.5 साल, ये लिखा गया 11 मई 1987 से 3.5 साल। ठीक है, चलिए, इसका मतलब 6 माह और छूट दी गई। 3 साल के लिए तो था ही पहले मूल संविधान में, 6 माह और छूट दी गई पंजाब के लिए। अब 6 माह और गुजर गए, लेकिन अभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, तो फिर एक संविधान संशोधन किया गया, 67वां संविधान संशोधन। और 67वां संविधान संशोधन करके इस 3.5 साल की अवधि जो की गई थी पहले, उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया, मतलब 6 माह और बढ़ा दिए। 6 माह और गुजर गए और अभी भी लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी थी, तो फिर एक संविधान संशोधन और किया गया। आप कहते हैं ना कि भारत के संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कैसे कर दिए गए, 104 संविधान संशोधन अब तक हो गए हैं। तो देखिए, 3 संशोधन तो इतने सामान्य सी बात के लिए और किए गए हैं। तो एक संशोधन और किया गया, 68वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 वर्ष की अवधि को बढ़ा के फिर 5 वर्ष कर दिया। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझना कि वर्तमान में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि जारी रखना है तो अधिकतम 5 वर्ष तक जारी रख सकते हैं, ऐसा नहीं। ये पंजाब के बारे में था। ये भी मत समझ लेना कि 1987 के बाद से पंजाब में यदि अब राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसे अधिकतम 5 साल तक रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। पंजाब में अब यदि लगाना है तो 3 साल ही है। ये तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 1987 से 5 साल,
तो मतलब 1992 तक, समझ रहे हैं आप, वो उस समय के लिए था केवल। फिर 1992 में ऐसी स्थितियां हुई और पंजाब में चुनाव हुए और वहाँ का राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यदि इसे 3 साल से ज़्यादा रखना है तो फिर संविधान संशोधन उस संबंध में करना पड़ेगा किसी राज्य विशेष के बारे में। तो लिखें आप, संसद द्वारा अनुमोदन। तो अंतर आप समझ पा रहे होंगे 352 और 356 का। 352 को कितने भी लंबे समय तक जारी रख सकते हैं 6 माह के संसद के अनुमोदन से, इसे अधिकतम 3 साल तक। उसे विशेष बहुमत की जरूरत है संसद के अनुमोदन में, इसे संसद के अनुमोदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। वो पहले 1 महीने तक रहता है जारी, ये 2 महीने तक रहता है जारी। मतलब उसे 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन चाहिए, इसे 2 माह में संसद का अनुमोदन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। लिखें आप, संसद द्वारा अनुमोदन। लिखें, राष्ट्रपति की उद्घोषणा की 2 माह की अवधि में, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से 2 माह की अवधि में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, यहां ध्यान रखना, ये साधारण बहुमत है, वहां विशेष बहुमत था। साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर यह उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। यहां ध्यान रखना, उद्घोषणा की तिथि से लिखा रहा हूं, यह उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कर दिए जाने पर यह अनुमोदन की तिथि से पुनः 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। यह अनुमोदन की तिथि से, यहाँ अनुमोदन की तिथि से लिखा रहा हूँ, यह अनुमोदन की तिथि से पुनः 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे लिखें अगली पंक्ति में, संसद द्वारा प्रति 6 माह की अवधि से, इसे अनुमोदित किए जाने पर इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक जारी रखा जा सकता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए, 3 वर्ष की अवधि तक जारी रखा जा सकता है। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में, 3 वर्ष लिख लिया, 3 वर्ष को अंडरलाइन कर लेना आप, 3 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। लिखिए अगली पंक्ति में, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय तक इसे जारी रखने के लिए निम्नलिखित 2 में से कोई एक कारण का होना आवश्यक है। निम्नलिखित 2 में से किसी एक कारण के आधार पर ही इसे जारी रखा जा सकता है। मतलब ये है इसका, निम्नलिखित 2 में से कोई एक कारण का होना आवश्यक है। 1 नंबर पे लिखें, 1 नंबर लगा के लिखें, यदि उस समय देश अथवा देश के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल, कोष्टक में लिखना अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। और दूसरा लिखें, यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस समय उस राज्य में
चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। ठीक है, बढ़िया आगे। ये तो 1 साल से ज़्यादा अधिक समय तक इन 2 कारण से हो सकता है, लेकिन इसके बेस पे भी हमने आगे बढ़ा दिया, लेकिन 3 साल से ज़्यादा तो किसी सूरत में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ध्यान रखना, पंजाब वाला उदाहरण ना कि संविधान संशोधन करना पड़ा था, 3 बार संविधान संशोधन हुए पंजाब के बारे में। ऐसा पंजाब के बारे में किया गया संविधान संशोधन करके, वो थोड़ा आप ध्यान रख लेना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें, साधारण बहुमत चाहिए अधिकतम 3 साल के लिए, ये कुछ सामान्य चीज़ें। चलिए, संसद का अनुमोदन भी हो गया। अच्छा, एक बात थोड़ी सी मैं और बता देता हूँ, 352 के बारे में भी और 356 के बारे में भी संसद के अनुमोदन में। मान लीजिए ऐसी स्थिति आए, एक और थोड़ा सा और आगे के चरण में समझ लेते हैं हम, कि मान लीजिए कि इस 2 माह की अवधि में इसे अनुमोदन करने से पहले ही लोकसभा हो गई भंग, लोकसभा भंग हो गई। तो मैं तो यहाँ कह रहा हूँ आपको कि संसद के दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, उसका अनुमोदन चाहिए, अनुमोदन होगा तब आगे बढ़ेगा। अब लोकसभा भंग हो गई, तो एक सदन यदि भंग हो गया तो अनुमोदन, फिर भंग हुए सदन का अनुमोदन कैसे मिलेगा? ये अवधि तो गुजर जाएगी, चुनाव होते हैं 6 माह की अवधि में, तब क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखें, ये लिखा गया स्पष्ट रूप से आर्टिकल 356 में, बल्कि 352 में भी लिखा गया उस बारे में, कि यदि लोकसभा इस अवधि में भंग हो जाए, 352 में तो 1 माह की अवधि में यदि उसे अनुमोदन करने से पहले लोकसभा भंग हो गई, और इसमें इसे अनुमोदन करने से पहले लोकसभा यदि भंग हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि केवल राज्यसभा ने यदि इसे अनुमोदित कर दिया, वहाँ तो विशेष बहुमत से, यहाँ साधारण बहुमत का ऑप्शन है, यदि केवल राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया तो ऐसी उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। वहाँ अनुमोदन की तिथि से, यहाँ उद्घोषणा की तिथि से, सीधी सी बात है। लेकिन खास बात यह है कि ज़रूरी शर्त यह है कि नई लोकसभा जो 6 माह की अवधि में चुन के आएगी, वो नई लोकसभा अपनी पहली बैठक से 1 माह की अवधि में इस उद्घोषणा को अनुमोदित करे। नई लोकसभा के द्वारा, वो जो नई लोकसभा चुन के आएगी ना वापस, वो अपनी पहली बैठक से 1 माह की अवधि में इस उद्घोषणा को अनुमोदित करना ज़रूरी है। वो अनुमोदित करेगी तब वो आगे बढ़ जाएगा, वरना वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ये थोड़ा विशेष जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा बिंदु समझिए, हमने उसमें तीसरा बिंदु क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था उद्घोषणा की समाप्ति, ये समाप्त कैसे होगी। आर्टिकल 352 में हमने पढ़ा था कि समाप्त होने के 3 तरीके थे, 3 तरीकों से इसे समाप्त किया जा सकता था। 356 को पढ़िए कि इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो इसे समाप्त करने के 2 तरीके हैं, 2 प्रकार से समाप्त किया। वो 3 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इसे समाप्त करने की घोषणा से इसे समाप्त कर सकता है, वो 352 में भी था, सीधा सीधा था। दूसरा तरीका यह है कि यदि मान लीजिए संसद ने इसे अनुमोदित नहीं किया, ये था ना, यहाँ 2 माह है, फिर ये 6 माह तक हो गया, यहाँ संसद ने, या तो यहीं पे संसद ने अनुमोदित नहीं किया तो यहीं समाप्त हो जाएगी, यहाँ संसद ने अनुमोदित नहीं, यहाँ कर दिया, यहाँ नहीं किया तो यहाँ समाप्त हो जाएगी। जब वो टाइम लिमिट पूरा हो गया, संसद का अनुमोदन उसे नहीं मिला, तो वहाँ पे वो समाप्त हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये 2 तरीके हैं जिन बेसिस पे, जिन आधारों पे इसे समाप्त किया जा सकता है। तो लिखें आप उद्घोषणा की समाप्ति तीसरे बिंदु में, और लिखें आप 2 तरीके से समाप्त की जा सकती है। तो पहला तरीका सीधे सीधे तौर पे लिखें, राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा से। राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा से। ठीक है, और दूसरा नंबर पे लिखें, संसद द्वारा इसे अनुमोदित न किए जाने पर। संसद द्वारा इसे अनुमोदित न किए जाने पर। संसद द्वारा इसे अनुमोदित न किए जाने पर। चलिए अगला बिंदु हम समझते हैं, वो हमने उसमें भी पढ़ा था, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव, आर्टिकल 356 का प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसी क्या स्थितियां होंगी कि 356 लागू होने से पहले क्या स्थितियां थी और क्या बदल गया। तो देखिए इसकी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जैसे ही 356 लगेगा तो कार्यपालिका पर प्रभाव ये पड़ेगा कि अब
राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वो क्या होगा कि राष्ट्रपति वो खुद कर सकता है या अपने किसी के माध्यम से कर सकता है, मतलब राज्यपाल के माध्यम से कर सकता है या फिर किसी अन्य पदाधिकारी को भी वो इस बारे में नियुक्त कर सकता है। मतलब ये कि अब उस राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अन्य किसी भी अधिकारी के माध्यम से कर सकता है। कर सकता है का मतलब वो ऐसा भी है कि वो न करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा ना करे, वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो कर सकता है। ठीक है। और मोटे तौर पे ज़्यादातर मामलों में ऐसा है कि वो करता ही है। वो इसका मतलब ये भी है कि उस राज्य की सरकार को भंग किया जा सकता है। राज्य की सरकार भंग की जा सकती है, करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन की जा सकती है। और इसके चूँकि 356 का दुरुपयोग ज़्यादा बार किया जाता है, इसका मतलब क्योंकि केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है, राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, तो जब ऐसी थोड़ी बहुत स्थितियाँ होती हैं तो चूँकि उसका मकसद ही है कि उस राज्य की सरकार को वो हटाया जाए जैसे तैसे करके, तो चूँकि एक कारण मिल जाता है तो उस राज्य की सरकार को मोटे तौर पे सामान्यतः भंग कर ही दिया जाता है। जबकि 352 में राज्य की सरकार भंग नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। इतना होता है कि अब राज्य सरकार रहेगी तो वजूद में तो रहेगी, रहती है उसमें, लेकिन वो केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही काम करती है। जबकि यहाँ पे राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखें आप। वो राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है, किसी अन्य पदाधिकारी के, राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से भी कर सकता है। दूसरा इसका एक और प्रभाव क्या पड़ेगा, एक प्रभाव और ये भी पड़ेगा कि अब क्या होगा, उसकी विधायी शक्तियां उस राज्य की, चूंकि 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो राज्य विधानमंडल को जो विधि निर्माण की शक्ति थी, अब उस बारे में यह है कि अब उसकी कानून बनाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति संसद को प्रत्यायोजित कर सकता है, वो संसद को दे सकता है। ठीक है। तो अब उस बारे में संसद विधि निर्माण कर सकती है उस राज्य की राज्य सूची, उस राज्य के संबंध में। तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, तो उसका क्या होगा, तो राज्य विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। 352 में भंग नहीं किया जा सकता, वो केवल शक्तिहीन होती है, लेकिन 356 की स्थिति में भंग किया भी जा सकता है। ना भी करे वो अलग बात है, किया भी जा सकता है। और चूंकि इसका दुरुपयोग ज़्यादा किया जाता है तो मोटे तौर पे सामान्यतः ज़्यादातर मामलों में इसको भंग किया ही जाता है। तो उस राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा किया जा सकता है, और संसद इसके लिए हो सकता है कि वो राष्ट्रपति को ही इसके लिए अधिकृत कर दे, और राष्ट्रपति ही अध्यादेशों के माध्यम से उस राज्य में वो विधायी कार्य वो करे, अध्यादेश जारी करता रहे और उस राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग वो करता रहे इस तरीके से। ठीक है। चलिए इसके बाद देखें और क्या हो सकता क्या होगा। उसका वित्तीय प्रभाव एक ये पड़ेगा कि मान लीजिए ऐसी स्थितियां हैं कि बजट जारी करने का समय है और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बजट का यदि समय है तो अब ऐसी स्थिति में वहाँ पे विधानसभा तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि उस राज्य का बजट केंद्र के द्वारा जारी किया जा सकता है, संसद के द्वारा उस राज्य का बजट निर्माण करके उसे लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऐसी परिस्थितियाँ वो हो जाती हैं। इसका प्रभाव वो ये पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव केवल 352 की स्थिति में ही पड़ता है। ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके प्रभाव को हम लिखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं। लिखें आप प्रभाव, प्रभाव लिखें। इस उद्घोषणा की दशा में, इस उद्घोषणा की दशा में उस राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, उस राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा किसी पदाधिकारी के माध्यम से करता है। मतलब वो या तो स्वयं करता है या किसी पदाधिकारी को इसके लिए नियुक्त कर देता है। राज्यपाल को भी कर सकता है, सौंप सकता है, या किसी अन्य पदाधिकारी को भी पदाधिकारी के माध्यम से करता है। लिखा अगली पंक्ति में, राज्य की कार्यपालिका को
राज्य की कार्यपालिका को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, भंग किया जा सकता है। भंग लिखे वो ज़्यादा अच्छा शब्द है। कार्यपालिका को भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। चल, किया जा सकता है का मतलब करे जरूरी नहीं है, किया जा सकता है। अगली पंक्ति में लिखें, इस स्थिति में राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग विधायी शक्ति के प्रयोग हेतु राष्ट्रपति संसद को प्रत्यायोजित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को शक्ति दे सकता है, ये लिख लीजिए, राष्ट्रपति संसद को शक्ति दे सकता है, संसद को शक्ति दे सकता है। और इस दिशा में मोटे तौर पे आप समझिए कि राष्ट्रपति अध्यादेशों के माध्यम से वहाँ कानून निर्माण करता है, ये ध्यान रखें आप। चलिए आगे लिखें अगली पंक्ति में, बजट का समय होने की स्थिति में उस राज्य का बजट केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, उस राज्य का बजट केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, केंद्र के द्वारा बनाया जाता है। अब देखें, इसमें थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप कि चूंकि इसका दुरुपयोग अब तक बहुत ज़्यादा बार किया गया, तो इस बारे में एक दिशा निर्देश वो जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में केस आया और केस की स्थिति से पहले थोड़ा सा आप एक उदाहरण बता देता हूँ इसके दुरुपयोग का। हालांकि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बार किया गया है, लेकिन जो दो बड़े उदाहरण हैं इसके दुरुपयोग के, वो दो बड़े उदाहरणों को थोड़ा सा आप समझना। आप देखिए, 1977 में चुनाव होते हैं, और जब चुनाव हुए, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र में जब चुनाव हुए तो 1977 के चुनाव में आप जानते हैं कि जनता पार्टी सरकार बनी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। यहाँ हम किसी पार्टी विशेष के वैसे बात नहीं कर रहे हैं। जनता पार्टी सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। पार्टी की केवल इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो किस दलीय आधार पर किस तरीके से दुरुपयोग होता है। और 1977 के इन चुनाव में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन उस समय 9 राज्य ऐसे राज्य थे जहां पे राज्य सरकारें कांग्रेस की थी। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि इन चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, 9 राज्य वो जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी, उन 9 के 9 राज्यों में एक साथ आर्टिकल 356 का यूज किया, एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया उन कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को समाप्त करने के लिए। और कारण पूछा गया जब, तो उन्होंने कारण क्या इसका बताया गया। कारण इन्होंने 356 लागू करने की वजह जो उन्होंने बताई, फैक्ट जो बताया, वो ये बताया कि चूंकि लोकसभा के चुनाव में 1977 में जो चुनाव हुए थे, इन लोकसभा चुनावों में चूंकि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, तो उन राज्यों की राज्य सरकारें जो कांग्रेस शासित थी, उन्हें वहां पे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। तो देखिए, राज्य सरकारें, क्या लोकसभा के चुनाव से राज्य सरकारों का जनाधार निर्धारित होता है? राज्य सरकारों का जनाधार निर्धारित होता है विधानसभा के चुनाव से। और लोकसभा के चुनाव से यदि आप किसी राज्य सरकारों का जनाधार को निर्धारित आधार मान के उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाए, तो ये गलत है। तो ये बड़ा दुरुपयोग था। दूसरा इसका उदाहरण है 1980 में क्या हुआ, ये आप जानते हैं। जनता पार्टी सरकार रही थी 1980 तक, 1979 तक रही थी, बल्कि 1980 में चुनाव हुए। 14 जनवरी 1980 को नई सरकार बनी और कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है। कांग्रेस सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और संयोग ये था कि उस समय 9 ऐसे राज्य थे जहां पे गैर कांग्रेसी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी राज्यों में।
दूसरे दलों की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन 9 के 9 राज्यों में, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें 1977 में जो 9 राज्यों में मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, उस समय राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। ये स्थिति थी ना 1977 में, उस समय हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ लगा था। 1980 में 9 राज्य ऐसे थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तो इंदिरा गांधी ने उन 9 के 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया, 356 का यूज किया। और मज़े की बात ये रही कि राजस्थान दूसरी बार लपेटे में आ गया, क्योंकि राजस्थान में 1980 में जनसंघ की सरकार थी, भैरव सिंह शेखावत वो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। तो वहाँ पे चूंकि गैर कांग्रेस सरकार थी तो वो दूसरी बार लपेटे में आ गया। तो इंदिरा गांधी से पूछा गया कि भाई आपने क्यों लगाया है, तो इंदिरा गांधी ने भी वही उसी वजह से कि देखिए 1980 में चुनाव हुए हैं लोकसभा के, और चूंकि इसमें कांग्रेस जीत गई है तो उन दलों को वो अपना जनाधार खो चुके हैं, तो उन्हें राज्यों में शासन चलाने की वो है ही नहीं, किस आधार पर चलाएंगे। तो असल में ये भी इसका दुरुपयोग था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से राज्य सरकारों का जनाधार, उनका जनमत वो निर्धारित नहीं होता है। तो दूसरी बार ये बहुत गलत तरीके से यूज़ किया गया। ये 2 बड़े दुरुपयोग हैं जब 9 राज्यों में एक साथ वो राष्ट्रपति शासन इस बेस पे लगाया गया, बहुत गलत तरीके से लगाया गया। तो देखें, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि 1994 में एक वाद आता है, SR बोम्मई वाद। SR बोम्मई वाद 1994, और सुप्रीम कोर्ट में उन आर्टिकल 356 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी एक दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि किन किन बेसिस पे 356 का यूज़ किया जाना चाहिए और किन आधारों पर 356 का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसके जो दुरुपयोग अब तक किए गए थे, उन दुरुपयोगों को दूर करने के लिए, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जाए, इसको अधिक स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें कई चीज़ें उसने कही, जैसे उसने एक बात तो ये कही कि आर्टिकल 356 का जो यूज किया जाता है वो सभी इन आधारों पे नहीं किया जाना चाहिए कि सामान्य आधार पे इसका यूज किया जाए, बल्कि इसका यूज केवल तभी किया जाए जब अन्य कोई भी आधार नहीं बचा है, शासन चलाया जाना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब केवल अंतिम विकल्प बचे तभी 356 का यूज किया जाए। एक बात तो ये कही। दूसरा, इसने कहा कि आशंका के आधार पर इसका यूज नहीं किया जा सकता, इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, इसने कहा कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है इस आधार पे कि कौन से किस बेस पे इसका यूज किया गया था, तो इसकी न्यायिक समीक्षा वो की जा सकती है तथ्य के आधार पे वास्तव में उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ था या नहीं हुआ था। और यदि वास्तव में वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ था तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। फिर एक बात और ये कही कि इस आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का यूज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में शासन करने वाला दल अपना जनाधार खो चुका है। ये कोई पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव वो किसी राज्य सरकार के जनाधार का निर्धारण नहीं करते हैं, इससे केवल केंद्र सरकार का जनाधार निर्धारित होता है। तो इस आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का यूज नहीं किया जा सकता, वो जो 1977-1980 में हुआ था उसके आधार पर। एक बात जो आर्टिकल 356 के बारे में SR बोम्मई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की, वो ये की कि इसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को ये लगे किसी मामले में कि किसी राज्य में जो इसका यूज किया गया वो गलत तरीके से किया गया, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस राज्य में वो जो स्थिति पहले वाली स्थिति थी, यथापूर्व स्थिति थी, उस यथापूर्व स्थिति को पुनः स्थापित कर सकता है। मतलब वो समाप्त करेगा उस स्थिति को और पहले वाली स्थिति वापस कायम हो जाएगी, इसमें उस राज्य की यथापूर्व स्थिति स्थापित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए उसे संसद ने अनुमोदित कर दिया चाहे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में यदि ये साबित हुआ कि वहाँ वो गलत तरीके से लगाया गया, तो वो चाहे संसद ने अनुमोदित ही कर दिया हो उसे,
वो स्थिति समाप्त हो जाएगी, पहले वाली स्थिति वापस आ जाएगी, राज्य सरकार जीवित हो जाती है। चाहे उसे भंगी कर दिया गया था, लेकिन वो जीवित हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। फिर एक बात और इसने अपने निर्णय में कहा, बहुत महत्वपूर्ण। आप जानते हैं 1992 में अयोध्या मामला हुआ था, बाबरी मस्जिद को ढाने का जो प्रकरण हुआ था, उस बारे में उस संबंध में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही, और ये कहा कि असल में पंथ निरपेक्षता, ये बात हमने पहले भी कर ली है हालांकि, लेकिन यहाँ ये थोड़ी विशेष महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारतीवाद में दी थी, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, मतलब संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है पंथ निरपेक्षता। बहुत महत्वपूर्ण तत्व है संविधान का पंथ निरपेक्षता। इसलिए यदि कोई राज्य पंथ निरपेक्षता के इस तत्व की रक्षा करने में असमर्थ है, असक्षम है, वो नहीं कर पा रहा है ऐसा, तो ये पर्याप्त आधार है कि उस राज्य में इस आधार पे, इस बेस पे 356 का यूज किया जा सकता है। तो पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। ये कौन से केस में कहा गया? ये एसआर बोम्मईवाद केस में कहा गया। ये भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आप लिखें थोड़ा सा, आपने यहाँ तक मेरे ख्याल से लिख लिया था, इसके आगे लिखें, थोड़ा लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें, एसआर बोम्मईवाद 1994, ये लिखें इसमें, एसआर बोम्मईवाद 1994, डेस्क करके अगली पंक्ति में थोड़ा मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद में ये बिंदु हम लिखते हैं। लिखें, चूंकि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया गया, चूंकि अब तक अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, 356 का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मईवाद 1994 में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने हेतु, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने हेतु इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए। एक नंबर पे लिखें, एक नंबर पे लिखें, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए। फिर लिखें दूसरा, लिखें, इसका प्रयोग आशंका के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग आशंका के आधार पर नहीं किया जा सकता। तीसरा लिखें, तथ्यों के आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तथ्यों के आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर चौथा लिखें, इस आधार पर किसी राज्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस आधार पर किसी राज्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव में उस राज्य का सत्ताधारी दल अपना जनाधार खो चुका है, क्योंकि किसी राज्य सरकार के जनाधार का निर्धारण, लोकसभा के चुनाव से नहीं होता।
फिर एक और लिखें, अगली पंक्ति में लिखें ऐसी उद्घोषणा अवैध पाए जाने की स्थिति में, ऐसी उद्घोषणा अवैध पाए जाने की स्थिति में यथापूर्व स्थिति स्थापित की जा सकती है। यथापूर्व स्थिति स्थापित मतलब उस राज्य में यथापूर्व स्थिति स्थापित की जा सकती है, की जा सकती है। फिर लिखें अगली पंक्ति में छठा, पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अतः यदि कोई राज्य सरकार, अतः यदि कोई राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता के तत्व की रक्षा कर पाने में असमर्थ है, अतः यदि कोई राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता के तत्व की रक्षा करने में असमर्थ है, तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चलिए आगे देखें। अंत में हम देखते हैं इसका प्रयोग। पांचवां बिंदु, इसका प्रयोग की जहां तक बात है तो देखें आप, इसका सबसे पहले तो देखें प्रथम बार प्रयोग। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पंजाब में, और पंजाब में इसका यूज किया जाता है कब? वो किया जाता है 20 जून 1951। पहली बार इसका यूज किया गया वो पंजाब में किया गया। अगर हम देखें तो इसका सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया मणिपुर में, और वो किया गया है 10 बार। फिर इसका अगर हम देखें तो सर्वाधिक अवधि तक प्रयोग की बात करें, एक बार में सर्वाधिक अवधि कहां पर इसका वो हुआ, तो एक बार की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक ये पंजाब में रहा, 5 वर्ष तक, 1987 से 1992 तक आप जानते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे कम अवधि की बात करें तो वो कर्नाटक में 7 दिन के लिए, केवल 7 दिन के लिए रहा था एक बार। सर्वाधिक अवधि की बात करें, अगर एक बार की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो पंजाब में रहा 5 वर्ष, 1987 से 92 तक 5 वर्ष रहा था। और अगर न्यूनतम की बात करें तो वो रहा कर्नाटक में केवल 7 दिन। अगर हम इसकी बात करें कि सबसे ज्यादा यूज करने वाले पीएम, ऐसे प्रधानमंत्री जिसने इसका यूज सबसे ज्यादा बार किया, तो वो इंदिरा गांधी, जिन्होंने इसका प्रयोग 50 बार किया। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आप जानते हैं 2 खंडों में है, 1966 से 77 और 1980 से 84। तो इस अवधि में उन्होंने 33 बार यूज किया था, इस अवधि में उन्होंने 17 बार यूज किया था, टोटल 50 बार, पूरी हाफ सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद देखें आर्टिकल 356 के यूज के बारे में। तो राजस्थान में इसका यूज कितनी बार किया गया है? तो राजस्थान में इसका यूज किया गया अब तक 4 बार, और 4 बार इसका यूज कब कब किया गया है उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखें थोड़ा सा। चलिए पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद उसको लिख लेंगे। ये लिखें पहले प्रयोग, लिखें सर्वप्रथम प्रयोग, ये लिख लीजिए ऐसे करके, सर्वप्रथम प्रयोग डैश करके लिखें पंजाब 20 जून 1951। सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब 20 जून 1951। इस लाइन लिखने के बजाय सीधे ऐसे लिखेंगे, याद करने में इजी रहेगा। फिर लिखें सर्वाधिक बार प्रयोग, वो लिख लें मणिपुर 10 बार।
सर्वाधिक बार प्रयोग, मणिपुर 10 बार। फिर लिखें सर्वाधिक अवधि तक प्रयोग, तो लिखें पंजाब 5 वर्ष, पंजाब 5 वर्ष। फिर लिखें न्यूनतम अवधि तक प्रयोग, लिखें कर्नाटक 7 दिन, कर्नाटक 7 दिन। फिर लिखें अगली पंक्ति में अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री, और डेस्क करके लिखें इंदिरा गांधी, कोष्टक में लिखें 50 बार, और इसको भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 1966 से 77 तक 33 बार, 1980 से 84 तक 17 बार, टोटल 50 बार। और फिर आगे लिखें राजस्थान में, अगली पंक्ति में लिखें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, कितनी बार लगा है अब तक? 4 बार। 4 बार कब कब लगा? पहली बार ये राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। राजस्थान में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1967 में लगता है। 67 के चुनाव हुए, किसी एक दल को बहुमत की स्थिति नहीं थी, तो उस दौरान इस में ये लगा। बाद में मोहनलाल सुखाड़िया इसके जो पहले भी मुख्यमंत्री थे, फिर से उनका कार्यकाल शुरू होता है। 1967 में लगा था, और जिस समय 1967 में लगा उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? कई बार प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू था? और मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं, वो कौन थे? तो जिस समय पहली बार लगा था उस समय राजस्थान में राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ये जारी रहा, संपूर्णानंद का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इनके बाद में बने वो जिनका नाम है सरदार हुकुम सिंह। उद्घोषणा हुई उस समय ये थे, लेकिन बाद में ये रहे। तो पहले बार में 2 राज्यपाल रहे, एक साथ नहीं थे, पहले ये, उनके जाने के बाद ये। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। फिर दूसरी बार लगा, ये लगा 1977 में, और 1977 में मोरारजी देसाई आप जानते हैं, उन्होंने 9 राज्यों में एक साथ लगाया था। तो राजस्थान में उस समय कांग्रेस सरकार थी, राज्यपाल थे वो कार्यवाहक राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, कुछ समय के लिए रहे थे, लेकिन वो थोड़े समय बाद चले गए, तो उनके बाद ही बने रघुकुल तिलक। तो दूसरे वाले में 2 राज्यपाल रहे, और इसमें जो मुख्यमंत्री थे इस समय थे वो थे हरिदेव जोशी। फिर बाद में तीसरी बार जो लगा वो लगा 1980 में, वो इंदिरा गांधी सरकार आई थी, आप जानते हैं। राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक, जो पहले से लगातार चले आ रहे थे, वो थे। और मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। ठीक है। फिर बाद में चौथी बार लगा, वो लगा 1992-93। इस समय राज्यपाल थे, वो राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। और उनके बाद में बने बलीराम भगत। और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। यहां भी भैरों सिंह शेखावत थे। इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, पोज का बटन दबाइए, इसको रोकिए तस्वीर को, हाँ अपनी उस पे स्क्रीन पे, और
उतार लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, तो आज का ये टॉपिक राष्ट्रपति शासन का ये हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति के पूरे टॉपिक को हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे और उसके साथ पढ़ेंगे भारत के अब तक के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, कार्यकाल में क्या क्या बातें हुई, सारी चीज़ें। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद।